नसीम साहब को सलाम सलाम। पाकिस्तान में का मेज़बान साजिद गौरी, आप देखें प्रोग्राम करवा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे कराची से, जहां पर 2012 से एक क्रिश्चियन बच्चा एजिक सैमसन जो लापता है और अभी 2022 आ चुका है, लेकिन अभी तक उसकी जो है कहीं मालूमात नहीं हुई कहां पर है कहां पर नहीं। अब उसकी फैमिली जो है थाने भी जा रही है, अदालतों में भी जा रही है, लेकिन कोई पता नहीं कहाँ पर है वो। अब उसकी फैमिली मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज शुरू कर दिया उसने कि खुदारा हमारे बेटे का पता लगवाएं कि वो कहाँ पर है। हमारे साथ कराची से वॉइस फॉर जस्टिस के तर्जुमान लियाज भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि पिछले दिनों जो एहतजाज हुआ कराची प्रेस क्लब के सामने, जो इसकी फैमिली ने, एजेक सैमसन की फैमिली ने किया, उसमें आप भी शामिल थे, आपकी पार्टी भी शामिल थी और मुख्तलिफ जमातें भी शामिल थी। क्या लायामल आया है कि क्या मालूमात हुई है कि अब तक कहाँ तक ये कार्रवाई पहुंची है? जी, मसीह में सबकी सलामती हो। थैंक यू सर साहब, आपने अभी कॉल पे लिया मुझे सारे मामले के लिए। जी सर साहब, ये गुज़िश्ता 10 साल पुराना केस है। 2012 फरवरी में जो है ये बच्चा जो है महीने के एंड में जो है अपनी नौकरी पे जाते हुए अगवा हुआ था। और ये मशहूर वहाँ पर जो उसका नाम है हॉस्पिटल का, कोरियन हॉस्पिटल के नाम से, जबकि गुड समरिटन हॉस्पिटल इसका एक्चुअल नेम है, रियल नेम है हॉस्पिटल का। उसमें ये अकाउंटेंट की जॉब करता था, तो इसको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी थी। तो सुबह जब ये नौकरी पर जाने लगा तो इसको जो है रास्ते में हॉस्पिटल के करीब जो है औरंगी टाउन की हदूद में जो है इसको अगवा किया गया। पहले जो इसकी खबरों में जो न्यूज आ रही थी उस वक्त जब ये अगवा हुआ तो यही आ रहा था कि शायद 2 कोरियन डॉक्टर्स जो है वो किडनैप हुए हैं। लेकिन जब घर वालों ने टीवी पे स्लाइड्स देखी तो उन्होंने कंफर्मेशन की, तो फिर उनको पता चला कि इस बच्चे का जो भाई बहन है वो देख रही थी प्रोग्राम, तो उसने बताया घर वालों को। नहीं, पीटीसीएल पे लैंडलाइन पे कॉल की तो उसको पता चला कि नहीं मेरा भाई अगवा हुआ है। तो इसमें बड़ी खास बात यह कि मिसिंग पर्सन तो होते हैं, लेकिन मिसिंग पर्सन ऐसे हैं जैसे मतलब वाकई लापता हो जाते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन इस केस में थोड़ी सी अलग नौयत इस तरह से है कि चूंकि 2 लोग जो है अगवा हुए थे, ड्राइवर वो 40 डेज के अंदर जो है ना दूसरा जो ड्राइवर्स के साथ अगवा हुआ था वो आ गया था वापस। तो वो एक बड़ा एक एविडेंस था जिसपे अगर हमारे तहकीकाती अदारे जो है वो रियासती अदारे अगर प्रॉपरली सीरियस होकर काम करते तो जो है वो उसका सुराग लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वो कौन लोग थे और उनके अज़ाइम क्या थे। क्योंकि इस बच्चे की ना तो सियासी कोई एक्टिविटी थी ना समाजी एक्टिविटी थी। ये एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बच्चा था और इसकी सिर्फ यही एक्टिविटी थी कि अपने घर से काम, काम से घर, किसी के साथ इसकी कोई गलत सोसाइटी नहीं थी और कोई ऐसे मामला नहीं थे। तो समझ में नहीं आया कि इसकी वजह क्या हो सकती है, इसको अगवा करने के पीछे अज़ाइम क्या थे, क्या वजूहात थी। अच्छा देखिए, जी सर, अभी आपने जो बताया कि उस वक्त जो खबरें शाया की गई टीवी चैनल्स के ऊपर कि कोरियन डॉक्टर्स, अच्छा जब आपको पता चला तो इसके साथ कोई कोरियन डॉक्टर भी अगवा हुआ था क्या, अकेला ये लड़का ही हुआ था? नहीं बिल्कुल नहीं, अकेला और ड्राइवर अगवा हुए थे। अच्छा, ड्राइवर और ये लड़का ऐसे का अगवा हुआ था? जी जी ऐसे। अच्छा, कराची में बंदों को अगवा करती हैं, तावान मांगती हैं, तो तावान की भी कोई बात नहीं है, अभी तक कोई फोन नहीं आया इनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उस वक्त जो वहाँ का जो एरिया का जो थाना था, जो एसएचओ था, ये एसपी साहब ने अब तक कोई क्या कार्रवाई बताई है, क्या हो चुकी है अभी तक कोई पता नहीं? जी, इसका बकायदा एक नहीं 2 एफआईआर लॉन्च हुई हैं इस केस में। फिर सीपीएलसी पे जो है वो पूरा जो केस होता है वो किया गया, इसके ऊपर सीपीएलसी को अप्लाई किया गया ताकि सीपीएलसी अगवा बराए तावान के केसेस में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। वो ट्रेस आउट करते हैं नंबर्स को, आईएमई नंबर्स को। उनका इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट और उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है इस बच्चे के वालिद के पास कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट के अंदर जो एक फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी होती है वो फुलफिल है। और उनके पास तो शॉपर्स के शॉपर और फाइलेज के जो है ना भरी पड़ी हुई है। हमने खुद फिजिकली घर पे भी जो विजिट किया देखा तो उन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, कोई अदारा नहीं छोड़ा, कोई शख्सियत ऑफिशियल ऐसी नहीं छोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम, गवर्नर और जितने भी सरकारी अदारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं सब में वो जा चुके हैं। फिजिकली भी प्रैक्टिकली भी उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है और ये कोर्ट में भी केस चलकर जो है वो किसी मकाम पे पहुंचे बगैर जो है वो फारिग हो गया ये केस जो है। तो मिसिंग पर्सन की भी लिस्ट में ऑफिशियली इसका नाम नहीं था बच्चे का। तो
उसमें भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें एक और मामले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। वो ये हुई थी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने शायद कुछ पैसों की डिमांड की थी इनसे स्टार्टिंग में। तो इन्होंने एसएसपी को जब कंप्लेन की तो इनकी जो रियल स्टेटमेंट थी वो उसने कोर्ट में सबमिट नहीं की, और उसके अगेंस्ट जो है उसने कुछ दूसरी जो है ना वर्ड्स में इनके जो इनके अल्फाज नहीं थे, जो इनकी तरफ से बनती नहीं थी, वो उसने सबमिट की। उसके ऊपर भी इन्होंने काफी शोर मचाया कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है जो मेरे नाम से सबमिट करवाई गई है। लेकिन अलमिया ये हुआ कि वो पुलिस ऑफिसर भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था 1 साल पहले वो रिटायर हो चुका है। नहीं, पिछले दिनों एक नोटिस भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। तो उस नोटिस से भी कोई जो है हरकत नहीं हुई थानों में या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे भी ये गए हैं उन पर पीछे आगे से बिल्कुल खामोशी, साइलेंट। हाँ, ये जरूर हुआ है कि प्रोग्रेसिव सिचुएशन थोड़ी सी ये हुई है कि अभी जब 27 तारीख को जब एहतजाज हुआ कराची प्रेस क्लब पे, तो उसके बाद कुछ लोगों की हमारे साथ राब्ते हुए हमारे वसीला से इस फैमिली के साथ, तो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ 2-3 बड़े चैनल्स में से एक दो चैनल्स जो है वो इसके ऊपर एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो उनका इस वक्त राब्ता चल रहा है। तो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें बीच में आता है तो नहीं तो हमारे जो मिनोरिटी के मिनिस्टर हैं वहां पर और एमपीएस हैं जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने किसी ने कोई राब्ता नहीं किया इस फैमिली के साथ, तो हम मिलकर कुछ कार्रवाई कर सकें? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं किया अभी तक किसी ने। अच्छा, आपकी जो आम समाजी कारकुन या ह्यूमन राइट एक्टिविटीज जो है उन्होंने जरूर राब्ते किए हैं इस एहतजाज के बाद हमसे भी और इनसे भी, लेकिन किसी ऑफिशियल पर्सनालिटी ने या हमारे अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले किसी एमपी, एमएनए ने, सेनेटर ने, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। अच्छा, आपकी जो तंजीम है वॉइस फॉर जस्टिस, वो क्या किरदार अदा कर रही है इस फैमिली के साथ? देखिए, एक्चुअली तो हमारा जो मंशूर है या एजेंडा है वो तो क्रिश्चियन परसिक्यूशन या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है ये मामला, ये मिसिंग पर्सन का केस है। हाँ, इसमें हम ये जरूर है कि हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट हमसे की गई थी फैमिली की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से कि आप जो है हमारी आवाज को सिर्फ रेज करें हमारे साथ। बाकी उन्होंने हमसे किसी किस्म की डिमांड नहीं की कि हम उनको कोई जो है वो लीगल एडवोकेसी या मतलब जो लीगल मदद फराहम करें, कोई ऐसी हेल्प करे, इस तरह की उनकी कोई हमसे कोई डिमांड नहीं की उन्होंने, ना मतलब इस पे शायद हो भी नहीं सकता था हमारी तरफ से हमारा जो एजेंडा है। लेकिन हम जहाँ तक आवाज रेज कर सकते हैं वो जरूर हम खड़े हुए उनके साथ। हमने प्रेस क्लब से लेकर मतलब सोशल मीडिया से लेकर या मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जहाँ जहाँ हम कोशिश कर सकते थे हमने जरूर कोशिश की, और स्टिल जहाँ तक हम आवाज रेज कर सकेंगे करेंगे बिल्कुल इनके साथ। नहीं तो आप तो एक सियासी पार्टी के भी वर्कर हैं जो मिनोरिटी नेशनल अलायंस से, उसके साथ भी आपका लिंक है, तो वो पार्टी क्या कर रही है इस केस के हवाले से? पार्टी अभी हम जो है मिनोरिटी नेशनल अलायंस के प्लेटफॉर्म से जरूर, चूंकि मिनोरिटी नेशनल अलायंस एक बिल्कुल नई पार्टी है और ये एक 10 साल पुराना केस है, तो अभी जो है इसको जो सुप्रीम काउंसिल है इंटरनेशनली, जो चूंकि इसको बाहर से हमारे काफी बड़े अहदेदार सारे तकरीबन जो है वो ओवरसीज बैठे हुए हैं, तो उनकी एक मीटिंग होने जा रही है 2 से 3 दिन के अंदर, और वो इस पे कुछ लाएअमल तैयार करना चाह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद से किस तरह से इसको जो है वो केस को पुटअप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है वसीम गौरी साहब, उनका भी ताल्लुक है तो बेसिकली केपीके से, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा जो बैकग्राउंड है वो इस्लामाबाद से है, तो वो चाह रहे थे कि उनके कॉन्टेक्ट्स भी हैं। तो देखते हैं कि जो भी पेशरफ्त हो चुकी मिनोरिटी नेशनल अलायंस की तरफ से भी लीगल वे में भी जो भी हम कानूनी हैसियत में या दायरे में रहकर इनकी मदद कर सकेंगे, तो बिल्कुल मिनोरिटी नेशनल अलायंस उनके साथ खड़ी हुई है एक सरदर्द में। और वो पेरेंट्स काफी इस बात से मतलब थोड़े से उनका हौसला बना है कि पहले हमारे साथ इस तरह से लोग नहीं खड़े थे और अब जो है हमारे साथ कुछ लोग आप लोग की सूरत में आके खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सी उनकी काफी यानी कि पुरउम्मीद नजर आते हैं, थोड़ा सी हौसला अफजाई हुई है उनकी। अच्छा, एज़िक की फैमिली की अगर बात करते हैं तो एज़िक जब जॉब कर रहा था कि हॉस्पिटल में उसकी जो इनकम आ रही थी 10 साल से अभी तक उस फैमिली को कुछ उसकी तरफ से कोई पैसे नहीं आ रहे, उसकी फैमिली के फाइनेंशियली क्या हालात है?
फाइनेंशियली मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली है ना, तो हम इनको रिच कह सकते हैं, ना ही हम कह सकते हैं कि वो गरीब हैं। बाकी खुदा का दिया हुआ उनके पास है सब कुछ, और वो मतलब मुतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली है, ठीक है। और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि जवान औलाद है उनकी, तो दिन रात जो है उनकी मदर जो है वो कैंसर की पेशेंट हो चुकी हैं, और कैंसर है और वो केमोथेरेपी से भी प्रोसेस से गुजरी हैं। तो मतलब काफी ज्यादा उन्होंने अपने बच्चे का गम लिया, और अभी भी उनकी आंखों के आंसू जो है वो सूख चुके हैं कि मतलब रो रो कर अपने बच्चे के लिए। तो उसके पेरेंट्स और उसके काफी बुरी गई, यानी कि इस हवाले से जब भी कोई बात होती है तो वो काफी गमगीन नजर आते हैं। जाहिर है कि कुछ पता ही नहीं चल सका अभी तक कि वो किस हालात में नहीं है। बहुत शुक्रिया लियाज सामुअल जो कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और हमारी नेशनल न्यूज़ की पूरी टीम एज़क भाई के साथ और उसकी फ़ैमिली जो उनके वालिद साहब यूनुस सादिक साहब उनके साथ हैं, और इजहार जो है अफसोस कर रहे हैं कि अभी तक जो उनका बेटा यूनुस साहब का जो बेटा है, हमारी मसीही कौम का बेटा एज़क, वो अभी तक जो है उनको नहीं मिल सका। और वजूहात कहाँ पर क्या हैं, कोर्ट तक चले गए, केस भी चल गया, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं? क्यों 10 साल से ये फैमिली जो है इस तरह दर बदर ठोकरें खा रही है, और औलाद का जो गम है वो तो ख़त्म नहीं होता। अगर किसी भी फैमिली का जिगर का टुकड़ा ऐसे कोई छीन के ले जाए, तो उस माँ से, उस बाप से कोई पूछे कि वो कहाँ गया है। जितना गम इस वक्त एज़क की वालदा और वालिद को है, उसके बहन भाइयों का है, वो हमें नहीं पता कि वो क्या है। हम तो सिर्फ़ अफसोस कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक उनके साथ जो बीत रही है और जो गुज़र रही है ज़िंदगी, वो किस हालत में है ये वही जानते हैं। मैं अपने नेशनल के प्लेटफार्म पर सिंध गवर्नमेंट को, आईजी सिंध को ये अपील करूँगा खुदारा कि इस फैमिली की तरफ देखें और इसके ऊपर एक्शन लें कि वो बच्चा जो 2012 में किडनैप हुआ अभी तक नहीं आया, ना कोई उसका फ़ोन आया कि कोई उसको तावान के लिए भी फ़ोन कर दे कोई, कि उस फैमिली को ये आसरा हो जाए कि किसी ने फ़ोन कर दिया कि आपका बेटा ज़िंदा है। मैं अपने नेशनल के प्लेटफार्म पर यह पैगाम सिंध गवर्नमेंट को देना चाह रहा हूँ कि खुदा रहा इस पर एक्शन लें। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस तरह की तंजीमों का कि जो इस तरह लोगों के साथ खड़े होकर एहतजाज करती हैं, ताकि उन केसेस की सुनवाई आला हुकाम तक जा सके। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।